हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन माय वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ बॉटनी। हम क्लास 11th की बॉटनी में एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। पिछले काफी दिनों से मैं वीडियो लेक्चर नहीं बना पाया बिकॉज आई एम वेरी मच बिजी विद द कोविड-19 ड्यूटी एट श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नाउ आई एम पुटिंग अगेन माय एफर्ट्स टू मेक दिस वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल। आप टेंशन मत लीजिए, बी फोकस, आप पिछला तैयार कीजिए। आई प्रॉमिस विद यू दैट आई विल फिनिश यूर सिलेबस बाय 1st of September। तो हमने पिछले क्लास में, अगर आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया टिश्यू सिस्टम्स इन प्लांट्स। हमने देखा अगर प्लांट्स की बात की जाए, प्लांट के किसी भी पार्ट की बात की जाए, हमारे पास 4 तरह के टिश्यू सिस्टम है, या हमारे पास 3 तरह के टिश्यू सिस्टम्स है बेसिकली। एक हमारे पास है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा हमारे पास है फंडामेंटल और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, तीसरा हमारे पास है वेस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। 3 तरह के टिश्यू सिस्टम है हमारे पास। एपिडर्मिस में, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस आता है, शाबाश, प्लस एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, ये मैंने आपको बताया। फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम में हमारा हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ, ये हमारे ग्राउंड टिश्यू में आता है या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम में आता है। ये लेयर्स उसके अंदर आते हैं। फिर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम और फ्लोएम उसके अंदर आते हैं। हमने ये सारा डिस्कस किया। तो हम याद रखेंगे हर किसी प्लांट पार्ट, चाहे लीफ की बात हो, रूट की बात हो, स्टेम की बात हो, हर किसी पार्ट पे आपको लेयर्स, अगर उसका आप ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल प्लांट स्टेम है, प्लांट पार्ट है, इसको मैं कट करता हूं एट राइट एट 90 डिग्री से एट राइट एंगल्स टू इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस। ये देखिए, ये इसकी लीनियर एक्सिस में, इस लीनियर एक्सिस को मैं कट लगाता हूं तो जो मेरा कट है वो इसकी लीनियर एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। दिस टाइप ऑफ सेक्शन, दिस टाइप ऑफ कटिंग, दिस टाइप ऑफ सेक्शनिंग, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स सेक्शन। सो इफ यू सी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एनी प्लांट पार्ट, ट्रांसवर्स सेक्शन इज एनी सेक्शन वेयर वी कट ए प्लांट एट राइट एंगल्स टू इट्स लीनियर एक्सिस। अगर हम किसी प्लांट को उसकी लीनियर एक्सिस के राइट एंगल्स में काटेंगे, उसे हम ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लांट स्टेम है, इसको मैं ऐसे काटता हूं। सो माई द जो काटिंग की जो एक्सिस है, जो प्लेन है, दैट इज एट राइट एंगल्स टू द लीनियर एक्सिस ऑफ दिस प्लांट पार्ट। तो इसे हम ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें डिस्टिंक्ट लेयर्स नजर आते हैं। कौन कौन से लेयर्स आपको नजर आएंगे? हर किसी प्लांट में आपको एपिडर्मिस नजर आएगा, हर किसी प्लांट में आपको कॉर्टेक्स नजर आएगा, हर किसी प्लांट में आपको एंडोडर्मिस नजर आएगा, हर किसी प्लांट में आपको पेरिसाइकल नजर आएगा, हर किसी प्लांट के अंदर, शाबाश, आपको वेस्कुलर बंडल्स या कुछ प्लांट पार्ट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स के अलावा आपको पिथ भी नजर आएगा। यानी अंडर ट्रांसवर्स सेक्शन ईच प्लांट पार्ट, वेदर इट्स रूट, whether it's leaf or whether it's stem, shows various distinct layers. Those distinct layers from outside are epidermis, then second layer is cortex, then we are having the innermost layer of cortex, the endodermis, then there are a few layers of cells, we call them as pericycle, then there are vascular bundles, then at the center of what's called as stem and roots देयर इज पिथ, whereas लीफ में पिथ आपको नजर नहीं आएगा। इस वीडियो लेक्चर में हम पहले देखेंगे, हम एक एक करके देखेंगे कि जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन, जब हम एनाटॉमी, इंटरनल डिटेल्स ट्रांसवर्स सेक्शन में डिफरेंट प्लांट पार्ट्स के स्टडी करेंगे, हमें क्या देखने को मिलेगा। पहले हम एनाटॉमी ऑफ रूट्स की बात करेंगे। हम पहले एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट्स करेंगे, देखेंगे, बिकॉज डाइकॉट और मोनोकॉट रूट्स में कुछ फर्क है, वो फर्क हम देखेंगे। पहले हम एक का स्टडी करेंगे, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट हम स्टडी करेंगे, फिर हम उसके बाद देखेंगे एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट के अंदर क्या है, इन दोनों के बीच क्या फर्क है, डाइकॉट रूट एनाटॉमी और मोनोकॉट रूट एनाटॉमी में क्या फर्क है। फिर उसके बाद हम एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट सिस्टम पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट मोनोकॉट सिस्टम उसके साथ पढ़ेंगे, देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद हम एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट लीफ यानी डॉर्सिवेंट्रल लीफ, डाइकॉट लीव्स को हम डॉर्सिवेंट्रल लीफ भी बोलते हैं, मैं आगे बताऊंगा क्यों बोलते हैं डॉर्सिवेंट्रल लीफ। और उसके बाद हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ का एक और नाम है, उसे आइसोबाइलेटरल लीफ भी बोलते हैं। सो सबसे पहले हम रूट एनाटॉमी पढ़ेंगे। रूट एनाटॉमी में भी हम सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट पढ़ेंगे। तो अगर आप देखोगे, ये हमारे पास ट्रांसवर्स सेक्शन है, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन
of a dicot root. For example, sunflower plant. Sunflower plant is a dicot plant. मैंने उसका रूट लिया, उस रूट का मैंने ट्रांसफर सेक्शन किया. जब मैंने उसका ट्रांसफर सेक्शन किया, मैंने देखा मुझे डिफरेंट लेयर्स नजर आते हैं. सो एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट root shows following layers, following distinct layers. One is it shows epidermis. This is the outermost layer, single layer. ये बाहर वाला लेयर जो है ये एपिडर्मिस है. मैंने आपको बोला एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज इट्स a single layer structure. Shabash, it's a single layer, outermost layer of every plant part is epidermis. So first layer which you see when you are going to carry out transfer section TS of any any dicot root, you will see epidermis. Epidermis is the outermost layer of dicot root. It's a single layer and there the cells are tightly packed. There is no intercellular space between the cells. तो सबसे outermost layer जो आप dicot root में देखेंगे वो है epidermis. Epidermis एक single layer है और ये बना है टेंजेंशियली एलोंगेटेड सेल्स का. ये मैंने आपको पहले भी बताया जब मैंने आपको टिश्यू सिस्टम पढ़ाए. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है डाइकॉट रूट एपिडर्मिस की, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एपिडर्मिस के जो अंदर जो सेल्स है उन्हें हम एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं. तो डाइकॉट रूट एपिडर्मल सेल्स, कुछ डाइकॉट रूट एपिडर्मल सेल्स दे प्रोट्रूड आउटवर्ड्स. ये बाहर की तरफ एक एक्सटेंशन निकालते हैं, ये बाहर की तरफ एक प्रोट्रूजन निकालते हैं. प्रोट्रूजन PROTRUSION, एक एक्सटेंशन या एक प्रोट्रूजन उसे हम बोलते हैं. सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स इन डाइकॉट रूट्स दे प्रोट्रूड outwards to produce a unique structure, a finger-like structure. That finger-like, a hair-like structure. That hair-like structure is called as root hair. Root hair कोई अलग structure नहीं है, बल्कि it's a tubular extension of epidermal root epidermal cells. अगर आपसे कोई भी पूछेगा what is a root hair? Root hair simply is tubular, tube-like, hair-like, tubular extension of epidermal cells. Some of the epidermal cells uproot epidermis. So सबसे पहले first layer of dicot roots towards outer side is epidermis. It is a single layer made up of tangentially elongated cells. And remember some of the epidermal cells they protrude, they produce an extension towards outside. That extension is called as root hair, and this root hair increases the surface area for absorption of water. More the root hairs, more the surface area, and more will be the water absorption by the roots. So this was epidermis. अगर आप इस epidermis से नीचे आएंगे, there are a number of layers. And most important thing is that these layers are made up of thin-walled parenchymatous cells. So below the epidermis, below the dicot root epidermis is a multi-layered structure made up of thin-walled parenchymatous cells. This is called as cortex. दूसरा लेयर जो है वो कॉर्टेक्स है, दूसरा रीजन जो है वो कॉर्टेक्स है. कॉर्टेक्स एक सिंगल लेयर नहीं है, बल्कि कॉर्टेक्स मैंने आपको बताया इट इज ए मल्टी लेयर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स. हमेशा याद रखा, मैंने आपको बताया जब पेरेन्काइमा हमने पढ़ा, हमने देखा हर किसी पेरेन्काइमेटस सेल का थिन वॉल होता है. पेरेन्काइमेटस सेल्स थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, ये हमने याद रखा. तभी मैंने आपको बोला तो एपिडर्मिस से नीचे हमारे पास एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है और ये मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कॉर्टेक्स की, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है. और सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स इन द कॉर्टेक्स. रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इन डाइकॉट रूट्स, इन रूट्स there is cortex made up of thin-walled parenchymatous cells. It is a multi-layered structure, and in this cortex there is a lot of intercellular space between the cells. So this is cortex. It's a multi-layered structure. See, from here up to this very region, from here up to this very point, this is cortex. And the innermost layer
of the cortex is called as endodermis. Remember, endodermis is a unique layer of cortex. Unique layer. This is called as endodermis. हालांकि मैंने आपको बताया innermost layer of this cortex, endodermis is innermost layer of cortex. So it is part of the cortex, but it is different from rest of the cortex in a number of aspects. For example, कॉर्टेक्स में एक तरह की सेल्स है, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स है, ओवल सेल्स है, इंटरसेलुलर स्पेस है. एंडोडर्मिस में जो सेल्स है वो बैरल शेप्ड है, वो ओवल नहीं है. एक डिफरेंस दैट एंडोडर्मिस और जनरल कॉर्टेक्स के जो सेल्स है वो डिफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ शेप. जनरल कॉर्टेक्स में सेल्स ओवल या सुफेरिकल हो सकते हैं, लेकिन एंडोडर्मिस में जो सेल्स है they are barrel shaped. This is barrel shaped. They are very much elongated. They are very much elongated. This is barrel shaped. They are barrel shaped. They are barrel shaped. And most important thing is that that the cells are barrel shaped. Second point is that in cortex, in general cortex, cells के बीच स्पेस होती है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है. लेकिन एंडोडर्मिस के जो सेल्स है, there is no intercellular space. See here, this is a single layer and there is no intercellular space between the cells. Rather, the cells are closely packed, closely pressed with one another. See here, this is one cell, barrel-shaped cell. This is another 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 barrel-shaped cell. And this is another barrel-shaped cell. So, endodermis is the innermost layer of cortex. It is made up of barrel-shaped cell. It is a single layer, and the cells of endodermis does not have any intercellular space. This is very, very important point. And from entrance point of view, this is very, very important point that in cortex, general cortex, एंडोडर्मिस को छोड़ के जो बाकी कॉर्टेक्स बचता है उसे हम जनरल कॉर्टेक्स बोलते हैं. एंडोडर्मिस इज अ स्पेसिफिक लेयर ऑफ कॉर्टेक्स. Endodermis is the specific innermost layer of cortex, and it's made up of barrel-shaped cells. And the most important thing is that there is no intercellular space. And one most unique feature of endodermis is that there are two walls of this. One is this is tangential wall. This is a tangential wall, and this is radial wall. This is radial wall, and this is tangential wall. There are two walls. One is radial wall, this is radial wall, this is tangential wall. There are two walls, radial wall, tangential wall, radial wall, tangential wall, radial wall, tangential wall. The radial and tangential walls, जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, जो बैरल शेप्ड एंडोडर्मल, सॉरी नॉट एपिडर्मल बट एंडोडर्मल सेल्स होते हैं, इनका जो रेडियल और टेंजेंशियल वॉल है, उस रेडियल और टेंजेंशियल वॉल के ऊपर एक थिकनिंग होती है. There is a deposition, a thickening of material. Remember, the inner radial and tangential walls, the inner radial and tangential walls of endodermal cells have a thickening, a deposition of a waxy substance. That waxy substance is water impermeable. It means that it does not allow water to pass through these cells because it is water impermeable material, a wax. That wax is known as suberin. See, this is radial wall of endodermal cell. This is tangential wall of endodermal cell. The radial and tangential walls of endodermal cells have a deposition of water impermeable waxy substance. That waxy substance is known as suberin. Remember the very, very important point that root endodermal cells, whether it is dicot root, whether it's monocot root, root endodermal cells have a waxy coating, have a waxy deposition of a water impermeable substance. That water impermeable substance is known as suberin. This suberin does not allow shabash water to pass through these cells. Now a question arises in the mind because these root hairs ये water absorb करते हैं. Roots absorb water with the help of these water, root hairs. This water from these root hairs enter into the epidermal cells. Then it enter into the different layers of cortex.
then it has to pass in through these endodermis and ultimately it has to enter into the xylem, क्योंकि xylem ही इसे फिर ऊपर ले जाएगा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि एंडोडर्मल सेल्स के अंदर हमारे पास स्यूब्रिन की कोटिंग है, हमारे पास जो ये वाटर इम्परमिएबल कोटिंग है, ये वाटर इम्परमिएबल कोटिंग जिसे हम स्यूब्रिन बोलते हैं, ये स्यूब्रिन पानी को ना अंदर जाने देता है ना बाहर निकलने देता है। देन हाउ कम दिस वाटर एंटर्स फ्रॉम outer layers of the roots into the xylem? So the question is that कि बाहर से ये पानी रूट जब वाटर एब्जॉर्ब करता है, ये वाटर कैसे पहुंचता है इस जाइलम में? जब आप कह रहे हैं कि एंडोडर्मल सेल्स के ऊपर एक वैक्सी सबस्टेंस है, ये वैक्सी सबस्टेंस वाटर को मूव नहीं करने देता है। इसके लिए हमें याद रखना है ऑल एंडोडर्मल सेल्स और रूट एंडोडर्मल सेल्स डज नॉट हैव दिस वैक्सी कोटिंग। हर किसी रूट एंडोडर्मल सेल के ऊपर ये वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट नहीं होते हैं। इस एंडोडर्मिस के अंदर बीच बीच में कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनके ऊपर ये वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट नहीं होता है, उन सेल्स को हम बोलते हैं पैसेज सेल्स। सो पैसेज सेल्स आर स्पेशल सेल्स इन द एंडोडर्मिस। स्पेशल क्यों है? क्योंकि उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग स्यूब्रिन प्रेजेंट नहीं होता है और इनके थ्रू पानी फ्रीली मूव करता है फ्रॉम आउटर साइड टुवर्ड्स इनर साइड। और इन सेल्स को तभी तो इनको बोलते हैं पैसेज सेल्स, बिकॉज दे अलो इजी पैसेज ऑफ वाटर थ्रू देम। ये पानी को बाहर से अंदर की तरफ आराम से जाने देते हैं। ये आपके टेक्स्ट में मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन हमने याद रखना है, हमें कंसेप्ट होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, द एंडोडर्मिस जो है ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है, लेकिन ये कॉर्टेक्स से डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? इसके सेल्स की शेप बैरल शेप्ड है, जबकि जनरल कॉर्टेक्स में ओवल या स्फेरिकल सेल्स होते हैं। या दूसरा पॉइंट जो है, जो कॉर्टेक्स है, जो एंडोडर्मिस है, इसके सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है कि हर एंडोडर्मल सेल्स जो होते हैं उनके इनर रेडियल और टेंजेंशियल वॉल के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है, एक वाटर इम्परमिएबल वैक्सी कोटिंग होती है, उसे हम सिब्रिन बोलते हैं। ये सिब्रिन कोटिंग जो इसके ऊपर होते हैं, ये पानी को एंटर इन सेल्स के थ्रू पास होने नहीं देते हैं। लेकिन देयर आर सम सेल्स in the endodermis that are without this suberin. Those cells are called as passage cells, and those passage cells, they act as sites for transport of water from outer layers, from outer environment into the xylem, into the inner layers of the root. तो याद रखना है। फिर उसके बाद क्या है, ये आप देखिए, ये मैंने बनाया है, दिस इज एंडोडर्मिस। इस एंडोडर्मिस के अंदर आप अगर गौर से देखेंगे, अपने टेक्स्ट बुक पे जो डायग्राम दी है उस पे देखेंगे, देयर इज ए फ्यू लेयर्ड स्ट्रक्चर। एंडोडर्मिस के अंदर हमारे पास एक लेयर्स नहीं है, 1 2 3 4, ए फ्यू लेयर्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटा सेल्स, बट दोज पेरेन्काइमेटा सेल्स इन पेरिसाइकल दे आर थिक वॉल्ड. Remember, normally what is the scene with parenchymatous cells is that they are thin walled, but parenchymatous cells in case of pericycle are thick walled. So remember, pericycle is a few layered structure just inside the endodermis and it's made up of thick walled parenchymatous cells. फिर से दोहराता हूं मैं, एंडोडर्मिस के अंदर हमारे पास फ्यू लेयर्स होते हैं, वो फ्यू लेयर्स उन्हें हम पेरिसाइकल बोलते हैं, और ये पेरिसाइकल जो है ये बना है थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स का। हालांकि मैं आपको कहता हूं हमेशा पेरेन्काइमेटस सेल्स थिन वॉल्ड होते हैं, लेकिन पेरिसाइकल के अंदर जो सेल्स होते हैं दे आर थिक वॉल्ड, बिकॉज हियर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर यहाँ पे जनरेट होता है। वो प्रेशर कैसे जनरेट होता है? जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वो प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए इन पेरेन्काइमेटस सेल्स का वॉल जो है ये थिक हो जाता है। सो जस्ट इनसाइड द एंडोडर्मिस देयर इज ए फ्यू लेयर्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स. दिस इज नोन एज पेरिसाइकल. एंड रिमेंबर, हमारे पास रूट होता है, दिस इज रूट, ये हमारे पास रूट है। एक रूट से लेटरल रूट्स निकलते हैं, शाबाश, एक रूट से
हमारे पास एक रूट बनता है, इस रूट से निकलते हैं दाएं बाएं ओ रूट्स। ये रूट्स जो बेसिकली किसी टिश्यू लेयर से निकलते हैं, ये लेटरल रूट्स किसी टिश्यू लेयर से निकलते हैं, तो ये निकलते हैं फ्रॉम द पेरिसाइकल। सो पेरिसाइकल इज द लेयर विच गिव्स राइज टू और फ्रॉम विच लेटरल रूट्स इमर्ज। लेटरल रूट्स इमर्ज फ्रॉम पेरिसाइकल। रिमेंबर, जो हमारे पास एक रूट होता है, मैंने आपको बताया हमारे पास एक रूट है, ये रूट है, इस रूट से लेटरल रूट्स बनेंगे, दाएं बाएं रूट्स निकलेंगे। These roots, they actually emerge from a tissue layer. That tissue layer is called as pericycle. So pericycle is very important. This may be asked in the entrance examination कि lateral roots एक प्लांट के जो है वो किस टिश्यू लेयर से निकलते हैं, किस टिश्यू लेयर से इमर्ज हो जाते हैं। So lateral roots they emerge from pericycle. And second important thing is that कि मैंने आपको जब वेस्कुलर बंडल्स पढ़ाए टिश्यू सिस्टम के दौरान, मैंने आपको बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स विद रेस्पेक्ट टू द रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। मैंने आपको बताया एक हमारे पास है रेडियल वेस्कुलर बंडल्स, एक हमारे पास कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स है। मैंने आपको बताया इफ जाइलम एंड फ्लोएम आर इन डिस्टिंक्ट पैचेस, if xylem and phloem are in distinct patches and are present at different radii, then the vascular bundles are called as radial vascular bundles. While as if xylem and phloem are together and are present at the same radius, they are not present at different radius but are present at the same radius, I told them as conjoint vascular bundles. I told you that रेडियल वेस्कुलर बंडल्स रूट के अंदर होते हैं, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स शूट के अंदर, सिटम और लीफ के अंदर हमारी जो वेस्कुलर बंडल्स है दे आर कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स। लेकिन रूट के अंदर जो है हमारे पास जो वेस्कुलर बंडल्स है दे आर रेडियल वेस्कुलर बंडल्स, दे आर रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। तो आपको मैंने बताया रेडियल वेस्कुलर बंडल्स, ये पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। और मैंने आपको बताया देयर आर अगेन टू टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। वन इज we are having open vascular bundles, we are having closed vascular bundles. Open vascular bundle is the type of vascular bundle where xylem and phloem are in a single bundle and are separated by cambium, or the type of vascular bundle where cambium is present between xylem and phloem, it is called as open vascular bundle. While as the type of vascular bundle where cambium is absent, it is known as closed vascular bundle. ये मैंने आपको बताया, शाबाश, मैंने आपको बताया क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल जनरली कहां पे होते हैं। क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स हमारे पास, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स हमारे पास जो है, हमारे पास क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स एक हमारे पास मोनोकॉट्स के अंदर होते हैं। क्यों? बिकॉज मोनोकॉट्स जो है दे डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ। प्लस क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, हालांकि डाइकॉट रूट सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, ऑल डाइकॉट रूट्स डाइकॉट सिस्टम दे शो सेकेंडरी ग्रोथ, बट डाइकॉट सिस्टम का जहां तक ताल्लुक है वहां जाइलम और फ्लोएम के बीच ऑलरेडी एक कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ये एक पॉइंट आप याद रखेंगे। लेकिन डाइकॉट रूट का जहां तक ताल्लुक है वहां पे हमारे पास रेडियल वेस्कुलर बंडल्स है, जाइलम अलग फ्लोएम अलग, कोई जाइलम और फ्लोएम के बीच हमारे पास कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन फिर भी डाइकॉट रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। मैंने आपको बताया सेकेंडरी ग्रोथ ऑलवेज टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ए वेस्कुलर कैम्बियम और कैम्बियम। द कैम्बियम दैट डेवलप्स बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स इट्स आल्सो कॉल्ड एज वेस्कुलर कैम्बियम या सिंपली कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ एक प्लांट के अंदर होती है बिकॉज कब होती है? जब इसके पास कैम्बियम होगा। जब इसके पास कैम्बियम नहीं होगा सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। मोनोकॉट्स में कैम्बियम नहीं होता है तो उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है। डाइकॉट सिस्टम के अंदर कैम्बियम है तो कैम्बियम के कारण सेकेंडरी ग्रोथ होती है। डाइकॉट रूट के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है। डाइकॉट रूट के वेस्कुलर बंडल्स के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ये कैम्बियम फिर कहां से आता है? ये कैम्बियम इसी पेरिसाइकल से आता है। तो पेरिसाइकल के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। एक, इट इज द लेयर फ्रॉम वियर लेटरल रूट्स इमर्ज, एक ये वो लेयर है जहां से लेटरल रूट्स इमर्ज होते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट पेरिसाइकल इन डाइकॉट रूट्स गिव्स राइज टू वेस्कुलर कैम्बियम, दैट वेस्कुलर कैम्बियम देन लीड्स टू सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट्स। एक मैंने आपको बताया था
प्लांट्स दो तरह की ग्रोथ शो करते हैं। एक वो लेंथ उनकी बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ। एक उनकी गर्थ बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ। शाबाश। प्राइमरी ग्रोथ जो है दैट इज ड्यू टू प्राइमरी मेरिस्टम, दैट इज जैसे एपिकल मेरिस्टम है हमारे पास, उसके कारण प्राइमरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ इज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम में मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताई थी, मैंने कैम्बियम की बात बताई थी। ये कैम्बियम बनेगा तो तभी सेकेंडरी ग्रोथ होगा। मैंने आपको बताया डाइकॉट रूट्स के अंदर रेडियल वेस्कुलर बंडल्स है। रेडियल वेस्कुलर बंडल्स ऐसे वेस्कुलर बंडल्स है जहां जाइलम और फ्लोएम डिस्टिंक्ट पैच में प्रेजेंट होते हैं, इकट्ठे नहीं होते हैं, डिस्टिंक्ट पैच पे और डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। ये रेडियल वेस्कुलर बंडल्स क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग पैच में बटे हुए हैं, इनके बीच कैम्बियम कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ होगी कब होगी? जब पहले कैम्बियम बनेगा। वो कैम्बियम कहां से बनेगा? पेरिसाइकिल से बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब है ये पेरिसाइकिल जो है ये एंडोडर्मिस के अंदर एक फ्यूलियर स्ट्रक्चर है जो बना है थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स का, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स का नहीं बना है, बल्कि थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स का बना है। और इस पेरिसाइकिल के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। वन, इट गिव्स राइज टू लेटरल रूट्स, इट्स द सीड फ्रॉम वेयर लेटरल रूट्स arise, or it is the layer from where lateral roots arise. एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, it is the layer which gives rise to vascular cambium or which gives rise to cambium in roots, dicot roots, so that secondary growth takes place in dicot roots. ये मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया। फिर उसके बाद आप जैसे अंदर जाते हैं, हमारे पास क्या है? वेस्कुलर बंडल्स है, जाइलम और फ्लोएम है। ये देखिए जाइलम, this is xylem bundle, this is xylem, this is xylem and this is xylem, this is phloem. So मैंने आपको बताया था उस दिन, xylem and phloem they alternate with one another. This is phloem, then there is xylem, this is phloem, then there is xylem, this is phloem, then there is xylem, this is again phloem, then there is xylem. Here blue वाला जो डायग्राम में बनाया, ये जो है ये xylem है, इधर phloem है, ये xylem है, इधर phloem है, ये xylem है, इधर phloem है। और एक और बात, xylem में बड़े सेल्स अंदर की तरफ, छोटे सेल्स अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। बड़े सेल्स अंदर की तरफ, छोटे सेल्स बाहर की तरफ। यानी मेटाजाइलम, प्राइमरी जाइलम जो है, जो पहले जाइलम बना है वो बाहर की तरफ, मेटाजाइलम जो है अंदर की तरफ। बड़े सेल्स, बड़े वेसल्स, मेटाजाइलम। फर्स्ट फॉर्मड जाइलम, प्राइमरी जाइलम या प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर। दिस इज एक्सआरएच कंडीशन। रूट में एक्सआरएच कंडीशन होती है। मैंने आपको बताया था सिस्टम के अंदर एंड आरक कंडीशन होती है, सिस्टम के अंदर एंड आरक कंडीशन होती है। हम रूट की बात करते हैं, रूट में एक्सआरएच कंडीशन होती है। एक्सआरएच कंडीशन हो गया जब प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी होगा, बाहर की तरफ होगा। प्रोटोजाइलम, पी पेरिफेरी, आउटर साइड। प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर। प्रोटोजाइलम, फर्स्ट फॉर्मड जाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, लेटली फॉर्मड और सेकेंडली फॉर्म्ड जाइलम, मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास जो वेस्कुलर बंडल्स है, वेस्कुलर बंडल्स हमारे पास जाइलम और फ्लोएम है। हमारे पास 2 से लेके 4 वेस्कुलर बंडल्स है, 2 से लेके 4 जाइलम एंड फ्लोएम के पैचेस है। याद रखना, अगर हमारे पास एक जाइलम पैच हो, हम बोलते हैं मोनो आर्क कंडीशन। याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर मुझे नहीं बताना कि सर आपने पॉइंट रिपीट नहीं किया। आई एम रिपीटिंग द पॉइंट, आई एम गोइंग आउटसाइड द टेक्स्ट। हमारे पास अगर एक जाइलम बंडल हो, हम बोलते हैं मोनो आर्क कंडीशन। हमारे पास 2 जाइलम बंडल्स, याद रखना, अगर एक जाइलम बंडल है, एक फ्लोएम भी होगा, एक फ्लोएम होगा। जितने जाइलम उतने फ्लोएम। ये नहीं है कि देयर इज डिफरेंस इन नंबर। 2 जाइलम 2 फ्लोएम, 4 जाइलम 4 फ्लोएम। ये देयर इज ए कोरिलेशन बिटवीन दीज 2 जाइलम एंड फ्लोएम, द वेस्कुलर बंडल्स। तो मैंने बोला अगर एक जाइलम है, मोनो आर्क कंडीशन है, उसको हम बोलते हैं मोनो आर्क कंडीशन। आर्च हम बोलते हैं द नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, मोनो आर्च, सिंगल वेस्कुलर बंडल। हमारे पास 2 जाइलम बंडल्स है, डाई आर्च कंडीशन, 3 ट्राई आर्च कंडीशन, 4 टेट्रा आर्च कंडीशन। आर्च हम यूज करते हैं वर्ड, सामने इसका सुफिक्स हम प्रीफिक्स हम लगाते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटार्च, हेक्सार्च। 6 से ज्यादा जाइलम बंडल्स हम बोलते हैं पॉलीआर्च कंडीशन। 6 से ज्यादा, 6 तक हम क्या करते हैं? मोनो आर्च, डाई आर्च, ट्राई आर्च,
टेट्रारिज, पेंटारिज, हेक्सारिज, देन पॉलीआरिज। हमारे पास डाइकॉट रूट का अगर हम जहां तक ताल्लुक है, इसके अंदर कितने जाइलम बंडल्स है? इसके अंदर 2 से लेके 4 डाई आरिज टू टेट्रा आरिज कंडीशन हो सकती है। इसके अंदर या 2 जाइलम बंडल्स है, 2 फ्लोएम बंडल्स भी होंगे, या 2 जाइलम पैच है, 2 फ्लोएम पैच भी होंगे, या 3 जाइलम पैच है, 3 फ्लोएम पैच भी है, या ज्यादा से ज्यादा 4 जाइलम के पैच हो सकते हैं, 4 फ्लोएम के भी पैच होंगे, 4 फ्लोएम के पैच भी होंगे। तो हमारे पास जो वेस्कुलर बंडल्स है वो जो है हमारे पास रेडियल वेस्कुलर बंडल्स है, हमारे पास एक्स आर्च वेस्कुलर बंडल्स है, एंड द नंबर ऑफ वेस्कुलर bundles or number of xylem and phloem patches, they may range from di-arch to tetra-arch. They may range from 2 to 4, not less than 2, not more than 4. शाबाश, ये याद रखना है। और सबसे सेंटर में there is a mound shaped parenchyma structure, although it's least developed. This is called as pith. At the center of dicot root, you will see an inconspicuous structure, a mound-shaped inconspicuous structure made up of thin-walled parenchyma structure. This is called as pith. तो मैंने आपको बताया, जब आप डाइकॉट रूट देखेंगे, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे, उसकी एनाटॉमी देखेंगे। एनाटॉमी जब हम देखते हैं, हम सबसे पहले ट्रांसवर्स सेक्शन स्टडी करते हैं। तो मैं इस तरह बताऊंगा, द एनाटॉमी ऑफ dicot system under transverse section. The anatomy of dicot root under transverse section shows following distinct layers. It shows epidermis, then it shows cortex, then it shows endodermis, then it shows pericycle, then it shows vascular bundles, and then it shows pith. And remember, pith in dicot roots is least developed. Pith in dicot roots is least developed. मैं यहीं पे इसका तुलना मोनोकॉट रूट के साथ करूंगा। अगर डाइकॉट रूट में जो लेयर्स है वही लेयर्स, एक और पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, हमारे पास ये जाइलम की वेस्कुलर बंडल है, ये फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम के बीच पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होती है, यानी देयर आर पेरेन्काइमा सेल्स दैट सेपरेट जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट रूट्स। देयर आर सम पेरेन्काइमा सेल्स दैट सेपरेट जाइलम एंड फ्लोएम शाबाश इन डाइकॉट रूट्स। दीज सेल्स आर नोन एज कंजक्टिव टिश्यू। इन सेल्स को हम बोलते हैं कंजक्टिव सेल्स, और इसे हम कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। सो रिमेंबर, कंजक्टिव टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट सेपरेट जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट रूट्स। कंजक्टिव टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो डाइकॉट रूट के अंदर, जो रूट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम के बंडल को सेपरेट करते हैं। तो याद रखना है, कंजक्टिव टिश्यू, फिर से मैं रिपीट करता हूं, कंजक्टिव टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स। ये पेरेन्काइमा सेल्स है। कंजक्टिव टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स दैट सेपरेट जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट रूट्स, और इन रूट्स मोनोकॉट रूट्स में भी यही कंजक्टिव टिश्यू डाइकॉट और मोनोकॉट रूट्स को सेपरेट करते हैं। जहां तक अगर हम एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट हमने समझ ली, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट आप करेंगे, आपको एपिडर्मिस दिखेगा, कॉर्टेक्स दिखेगा, एंडोडर्मिस दिखेगा, पेरिसाइकल दिखेगा, वेस्कुलर बंडल्स दिखेगा, पिथ दिखेगा आपको। शाबाश, ये सारे लेयर्स आपको दिखेंगे। अगर आप मोनोकॉट रूट की एनाटॉमी करोगे, इफ यू सी द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट अंडर ट्रांसवर्स सेक्शन, यू विल ऑल्सो सी सेम लेयर्स। आपको यही लेयर्स दिखेंगे। आपको एपिडर्मिस दिखेगा, एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर है। कुछ एपिडर्मिस सेल का जो है रूट हेयर्स बनाते हैं। सेम डाइकॉट रूट में जो एपिडर्मिस जिस तरह है, उसी तरह मोनोकॉट रूट में भी एपिडर्मिस इसी तरह है। फिर हमारे पास कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स सेम जैसा ये डाइकॉट्स में है, वैसा ये मोनोकॉट्स में भी है। जिस तरह का ये डाइकॉट रूट्स में है, उसी तरह मोनोकॉट रूट्स में भी है। फिर उसके बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस उसी तरह का, जिस तरह एंडोडर्मिस डाइकॉट रूट्स के अंदर होता है, उसी तरह एंडोडर्मिस मोनोकॉट रूट्स के भी अंदर होता है। कोई फर्क नहीं है, नो डिफरेंस एट ऑल, नो डिफरेंस एट ऑल, कोई फर्क नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, पेरिसाइकल है। सेम उसी तरह जिस तरह डाइकॉट रूट के अंदर पेरिसाइकल है, क्या काम है उसका, सेम उसी तरह मोनोकॉट रूट में भी होता है। फिर हमारे पास उसके बाद क्या है, वेस्कुलर बंडल्स है। फर्क है, वेस्कुलर बंडल्स में मोनोकॉट रूट के अंदर जाइलम और फ्लोएम पैच में होते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स है, एक्सआरएच कंडीशन है, सब कुछ है सेम दैट ऑफ डाइकॉट्स। लेकिन
डाइकॉट्स में मैंने आपको बताया द नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स और द नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम पैक्स दे में रेंज फ्रॉम 2 to 4, बट रिमेंबर in case of monocots the xylem and phloem packs they are always more than 6 polyarch condition। अगर आप अपनी टेक्स्ट पे डायग्राम देखोगे उसने 8 जाइलम के सेंटर में 8 जाइलम के जो है बंडल्स बनाए हैं। 8 मैंने आपको बताया, 1 मोनोआर्च, 2 डायआर्च, 3 ट्राइआर्च, 4 टेट्राआर्च, 5 पेंटाआर्च, 6 हेक्साआर्च। इफ मोर देन 6 xylem and phloem vascular bundles exist, we make use of the term polyarch। तो पहली difference between dicot and monocot root is that in case of dicot roots the number of vascular bundles may be 2 to 4, while as in case of monocot roots the number of vascular bundles is always greater than shabash 6 polyarch condition, is always greater than 6, that is polyarch condition। And second important point is that I told you that in case of dicot root the pith is least developed, inconspicuous, least developed, not well defined, but in case of monocot roots pith is well defined। हम बोल सकते हैं डाइकॉट्स में, डाइकॉट रूट के अंदर जो पिथ है इट इज इल डिफाइंड, इट इज लीस्ट डिफाइंड, इट इज इनकॉन्स्पिकस, while as in case of monocot root it is well developed, And third point is that there is a difference with respect to pericycle। in case of dicot roots the pericycle it gives rise to 1 lateral root, 2 it gives rise to cambium, but remember in case of monocots the pericycle only gives rise to lateral roots, but it never gives rise to what is called as vascular cambium। So if vascular cambium is not developed in monocot roots there is no secondary growth। पहला point, first point of difference between dicot and monocot root is dicot roots में the number of vascular bundles is 2 to 4, diarch to tetraarch condition, while as in case of monocot root we are having polyarch condition, more than 6 vascular bundles। This is one difference। Second difference is that pith is least developed in case of dicot roots, while as pith is well developed in case of monocot roots। Third difference is that pericycle in dicot roots gives rise to lateral roots as well as the vascular cambium, while as in case of monocot roots the pericycle only gives to lateral roots। Fourth point of difference is that there is secondary growth takes place in dicot roots, while as no secondary growth takes place in monocot roots। I hope that you have understood all the points which I have highlighted in today's video lecture। In next video lecture we will discuss the anatomy of dicot and monocot second, followed by anatomy of dicot and monocot leaf। Thank you for watching this video lecture।